नमस्कार सभी को, आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लास में स्वागत है। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है जिसमें मैंने आपका मैक्रो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाए हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर में आपको एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे, कीवर्ड्स मिलेंगे, की पॉइंट्स मिलेंगे जो पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप इतने बड़े बड़े आंसर्स याद करके वैसे ही पक चुके होंगे अब तक। MCQs इंपॉर्टेंट वाले PYQ सारे निकाल दिए, जो कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से, कोई रिपीटेड वाले नहीं किए हैं, ईजी गोइंग वाले नहीं किए हैं। क्वेश्चंस आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए जो आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। ठीक है, ये वीडियो का मेन मोटिव यही था कि कम समय में आपको ये पता सके कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हमें ढंग से पढ़ने हैं, क्या क्या हमें तैयार करना है, अपनी तैयारी थोड़ी बहुत चेक हो जाए। तो बिना समय ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं, और जो बेसिक कंसेप्ट भी हैं वो मैंने साथ साथ क्वेश्चन के समझाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फॉर अ क्लोज इकोनॉमी जहां पर कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं है, इनमें से कौन सी बात सही रहेगी। देखिए, फॉरेन ट्रेड नहीं है, इसका मतलब ये है जो डोमेस्टिक है और नेशनल है वो एक ही बात है। डोमेस्टिक और नेशनल एक ही बात है, तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, जिसमें GDP और GNP एक रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल में कोई फर्क ही नहीं रह गया। तो ऑप्शन नंबर ए। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हम मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि भाई पेन है 5 रुपये का, किताब है 700 रुपये की, तो हमने क्या करा, हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मनी का इस्तेमाल करा। तो इससे कौन सा फंक्शन ऑफ मनी समझ में आता है, वो आता है यूनिट ऑफ अकाउंट, कि किसी भी चीज़ को हम यूनिट के रूप में, यानी मनी को उसकी यूनिट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब बढ़ेगी, समझिएगा इस बात को ध्यान से। जब हम विदेशी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, मतलब विदेश जाकर सामान खरीदेंगे, तो हमें उनके पैसे में पेमेंट करना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी। जब हम विदेशों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी अपने देश से पैसा निकालकर विदेशों की ज़मीनों में लगाएंगे, तो वहाँ का पेमेंट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, तो हम डिमांड पर असर डालेंगे। डिमांड बढ़ भी घट सकती है और घट भी सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा, देखिए, इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स। विजिबल्स मतलब है जो चीज़ों को देखा जा सकता है, मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट, विजिबल आइटम्स जो टेंजिबल हैं, उनको अगर हम इंपोर्ट करेंगे, अपने देश में मंगाएंगे, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, क्योंकि उन्हें तो पेमेंट डॉलर में करना, तो ये ऑप्शन तो है ही है। एक्सपोर्ट से मतलब नहीं, एक्सपोर्ट से तो भाई हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, ना कि फॉरेन एक्सचेंज की। रेमिटेंसेज बाय रेसिडेंट वर्किंग अब्रोड, देखिए रेमिटेंसेज तो मदद होती है, और वर्किंग अब्रोड बाहर लोगों के काम करते हुए हमसे फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, हम पर नहीं आया ना। परचेज ऑफ असेट, हाँ जी भाई, जब हम विदेशों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, विदेशी असेट्स खरीदेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ किसको ऐड करके आता है। तो देखिए, अगर मैं एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाऊंगा, तो पहले एग्रीगेट डिमांड का मुझे फॉर्मूला चाहिए होगा। एग्रीगेट डिमांड निकलता है C+I से। कंजम्पशन कभी जीरो से शुरू नहीं होता, तो ये कंजम्पशन ग्राफ बन गया। और आई जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। इन दोनों को प्लस करके बनता है AD, तो जो AD है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करके आता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अब इसको ध्यान से समझिएगा, AD और कंजम्पशन के बीच का गैप हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का गैप क्या है, इन्वेस्टमेंट है, जो कि क्या रहेगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। कॉन्स्टेंट रहने के कारण से AD और कंजम्पशन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, बात याद रखिएगा। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, और इस साल के पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं ऐसे क्वेश्चन के। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण से, क्योंकि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, दुनिया भर में क्रूड यानी कि पेट्रोल का प्राइस जो है बढ़ रहा है, क्योंकि सप्लाई साइड से इशू आ रहा है, क्योंकि हम पे प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही। तो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, आपको समझाना है। तो देखिए, इस बात को समझिए, अगर सप्लाई साइड से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर सप्लाई नहीं है, तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमें विदेशों से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि हमारे पास से जो US डॉलर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में है, वो हमारे पास से बाहर चला जाएगा, यानी कि आउटफ्लो हो जाएगा। मैंने बेटा इसमें आउटफ्लो क्यों बोला, क्योंकि मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट के नज़रिए से बताना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो इनफ्लो होता है, पैसा आता है, भाई पैसा आएगा थोड़ी ना, हम पे थोड़ी ना क्रूड ऑयल है इतना, हमें तो मंगाना पड़ता है। तो हमारे पास से जो हमारा US डॉलर है वो चला जाएगा, यानी कि आउटफ्लो ऑफ US डॉलर फ्रॉम इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। देखिए भाई, पहली बात तो इनविजिबल ट्रेड जो होता है वो की सर्विसेज होती हैं, वो करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, कैसे पता रखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड पैसा आना, डेबिट साइड पैसा जाना। तो जब हम अपने देश की सर्विसेज विदेशों में बेचेंगे, तो हम पे पैसा आएगा, यानी क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में मतलब विदेशी कंपनी हमारे देश में पैसा लगा रही हैं,
तो पैसा आएगा यानी क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, ठीक बात है। कैपिटल अकाउंट के लिखा जाएगा, ठीक बात है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी पैसा डालेंगी। तो इसमें इस केस में दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में जितना चेंज आया, नेशनल इनकम में चेंज आया नहीं, चेंज इन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन कंजम्पशन, उतना ही चेंज हमारे पास किस में आया, कंजम्पशन में आया। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालिए। तो पहले देखिए मैं एमपीसी निकालूंगा। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। क्वेश्चन कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो आपस में कट के क्या आंसर आएगा, 1। और हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है भाई, 1 होता है। एमपीसी ही अकेला अकेला अगर 1 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एमपीएस इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन रीजन, बच्चों का जन्म जन्म का दुश्मन। तो सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले मैं आपको बता दूं एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट हुए होते हैं, और एक्स एंटे कौन से होते हैं, जो हमने प्लान किए होते हैं। तो असर्शन कह रहा है एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वेयर एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ये बात बिल्कुल गलत हो गई। एक्सपोस्ट की जगह पे एक्स एंटे लिखा हुआ है, एक्स एंटे की जगह पे एक्सपोस्ट लिखा हुआ, तो असर्शन तो फॉल्स है। रीजन कह रहा है एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। हाँ जी भाई, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, सी प्लस आई बराबर वाई और आई बराबर एस, ये 3 कंडीशन याद कर लीजिए इक्विलिब्रियम के केस में। तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे सेविंग्स, हम हमेशा एक्स एंटे को पढ़ते हैं, एक्सपोज को नहीं पढ़ते हैं, यानी हमेशा प्लान्ड वाले को पढ़ा जाता है कीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बिल्डअप कर देगा और आपको एक छोटा सा रिवीजन भी दे देगा। ऐसा सिनेरियो समझाइए जिससे जीडीपी तो बढ़े लेकिन उससे ओवरऑल वेलफेयर ना हो। तो भाई जीडीपी ना अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता वेलफेयर का, है ना। उसके सारे का सारा रिवीजन क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं बताता, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं बताता, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करता है, और एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ मतलब अच्छी चीज़ें हैं, वेलफेयर है, लेकिन जीडीपी में योगदान नहीं देती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेड़ लगाना, खराब चीज़ें हैं लेकिन जीडीपी बढ़िया दिखती है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ती है जीडीपी बढ़ती है, लेकिन पॉल्यूशन भी तो होता है, तो वेलफेयर कहाँ हो रहा है इससे। तो जीडीपी बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा, उसका एग्जांपल समझिए। रिडक्शन इन इनकम इक्वालिटी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। रैपिड फाइनेंशियल सेक्टर, इससे भी कोई मतलब नहीं। एनवायरमेंटल हार्मफुल इंडस्ट्रीज, देखिए ये है इंडस्ट्रीज का बढ़ जाना, एक्सपेंशन लिखा है ना, तो इंडस्ट्रीज के बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ेगी क्योंकि आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन एनवायरमेंटली हार्मफुल चीज़ों का बढ़ना वेलफेयर डिक्रीज कर देगा। तो वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, यही हमारा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स। कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव होने का मतलब है हमारा क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, यानी साल भर में हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आए ज़्यादा है, विदेशों से गए कम है। या हम इसको इसे कह सकते हैं कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी कंट्री से ज़्यादा लिया है। तो देखिए ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, इसका कोई लेना देना नहीं। करेंसी डेप्रिशिएट होने से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ एक्सपीरियंस ऑफ बजट सरप्लस, कोई मतलब नहीं, ऑप्शन बचता ही डी है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। रिसीविंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, समझिए ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब क्या, पैसा आया है। और कैपिटल अकाउंट में पैसा कब आता है, जब हमारे पास कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है। तो इन्वेस्टमेंट हुए हैं देन इट मेकिंग अब्रोड, यानी रिसीव ज़्यादा हुए हैं बाहर जाने के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा था इंट्रैक्शन बिटवीन कंसेप्ट ऑफ द प्राइस लेवल एंड द डायनेमिक्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी इज इंटरकनेक्टेड एज। तो क्वेश्चन तो कितना ही भयानक से दे दिया, अजीब वगरीब से क्या ही पूछ लिया, लेकिन क्या पूछा है बेटा, प्राइस का रिलेशन पूछा हुआ है एग्रीगेट डिमांड से। भाई बताना ज़रा, जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो क्या मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, नहीं भाई, मार्केट में एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ये तो सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रिलेशन है, इसको घुमा फिरा के लिख दिया गया है। हमारे पास ज़रा ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, प्राइस लेवल इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस, सिंपल सा लॉजिक, बी ऑप्शन हो जाएगा। इतना दिमाग नहीं लगाना, पढ़ने में ही टफ है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, जो गिफ्ट ग्रांट सब्सिडीज, इसका मतलब एक तरफा चलेंगे, बदले में हम उनसे कुछ नहीं ले रहे, कोई सर्विस रेंडर नहीं कर रहे, सिर्फ हम उनके भले के लिए उनको पैसा दे रहे हैं। तो इसमें ज़रा आप पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी ही दे रखा है, पेमेंट मेड बाय वन पार्टी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इन फ्यूचर, बदले में कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा, ऐसे पैसे दे देना, भीख की तरह, डोनेशन की तरह, चैरिटी की तरह दे देना, उसे हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहते हैं। इसको नेशनल इनकम में काउंटिंग किया था, ये भी याद रखिएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू कैसी होगी, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है एमपीएस से, के बराबर 1/MPS, यानी कि एमपीएस बढ़ाने से के गिर जाएगा और एमपीएस घटाने से के बढ़ जाएगा, क्योंकि आपस में कैसे रिलेटेड है, नेगेटिव रिलेटेड है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है। तो जब जब एमपीएस बढ़ेगा के गिरेगा, तो हमसे इंक्रीज की बात कर रहा है, तो हम आंसर लिख देंगे डिक्रीज, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा मनी एक्सचेंज
इनविजिबल आइटम में नहीं आएगा। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज में नहीं आएगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई टेंजिबल चीज़ ही ट्रांसफ़र हुई है। एन इंडियन फ्लाइंग टू द यूएस मेडिकल ट्रीटमेंट, भाई ये तो सर्विस है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, सर्विस होती हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी क्या सर्विस है। ऑयल इंडिया लिमिटेड परचेज करती है क्रूड ऑयल इराक से। तो देखिए क्रूड ऑयल तो एक प्रोडक्ट है, यानी कि विजिबल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा। देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो 1 and 2, तो इनको जरा एक बार रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज प्लॉटेड एज अ 45 डिग्री लाइन ग्राफ द इकोनॉमी इज सेट टू बी एट इक्विलिब्रियम। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जितना हमारे देश में टोटल एक्सपेंडिचर है उसी का ही इकट्ठा करके एग्रीगेट डिमांड बताया जाता है। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, एग्रीगेट डिमांड को आप टोटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट ही होता है। तो टोटल एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, क्योंकि जब 45 डिग्री पे होता है तभी हम इक्विलिब्रियम लेवल निकाल सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन बस याद रखिएगा, 45 डिग्री का मतलब सिर्फ AS बनाना ही नहीं हो गया, उससे AD भी कट करना चाहिए, लेकिन होना AS 45 डिग्री पर ही चाहिए, ये ध्यान रखना इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ऑप्शन सी, चाइना हैज़ परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इनमें से कौन सा हेल्थ इंडिकेटर नहीं है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी तो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, परसेंटेज ऑफ BPL, हाँ भाई ये नहीं है, ये कोई हेल्थ इंडिकेटर नहीं है, ये तो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इनमें से क्या डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन बताता है, सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि उस कंट्री के लोग कितना पॉलिटिकल और सोशल चीज़ों में योगदान देते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं अपनी कंट्री में, उस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, उसके इंडिकेटर कहते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। अंडर डैश इन चाइना फार्मर्स एंड industrial units were required to buy and sell fixed unit of output and input to a fixed basis by the government and the rest were purchased and sold in the market। यानी कोई भी चीज़ अगर बनाओगे तो एक प्राइस पर तो गवर्नमेंट को बेचनी पड़ेगी और दूसरी प्राइस पर आप मार्केट में जितना आपको बेनिफिट लगे उसके हिसाब से बेच सकते हो। तो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे डुअल प्राइसिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि चाइना के अंदर चलता था। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज यूनिफेसिटेड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यूनिफेसिटेड का मतलब है एक ही जैसी दिक्कत है, नहीं भाई, बेरोजगारी से 50 प्रकार की दिक्कतें शुरू होती हैं, बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है, बेरोजगार होने से ह्यूमन कैपिटल वेस्ट होता है, बेरोजगारी बढ़ने से प्रेशर आता है बाकी के रिसोर्सेज पर। तो ये मल्टी फेसिटेड है, ना कि यूनिफेसिटेड। तो ये स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एक इंडिकेटर है कि देश में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है। हाँ जी भाई, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालते कैसे हैं, जितनी हमारे पास वर्कफोर्स है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। ये बताता है देश में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है। अगर ये 80% है, यानी कि देश की टोटल पॉपुलेशन में से 80% लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सिटी बता दी, तो स्टेटमेंट ट्रू इज, स्टेटमेंट सेकंड वाला ट्रू है, फर्स्ट इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा रूरल एरिया में नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सोर्स है? तो ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल है, तो ये क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि इनफॉर्मल, यानी मनी लेंडर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी कमिटी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए बनाई गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए? ये मेरी जो वीडियो है इंडियन डेवलपमेंट की, मैंने पूरी 1.5 घंटे में इंडियन डेवलपमेंट खत्म करवा दी है, उसको एक बार चेकआउट कीजिएगा, सब कुछ की पॉइंट्स पे लिखा हुआ है, आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा काफ कमेटी। काफ कमेटी जो बनी थी वो स्मॉल स्केल डेवलप इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। स्टेटमेंट 1 हमसे कह रहा है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प करता है ब्रिज द गैप बिटवीन थियोरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक बात है, जो सर्जन है पूरी की पूरी डॉक्टरी पढ़कर गया, जब तक उसे अप्लाई नहीं करेगा प्रैक्टिकली तो समझेगा नहीं, गैप पूरा नहीं होगा। तो देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप पूरा करता है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करती है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉइज, उनको अपडेट करती है विद द लेटेस्ट चेंजेस इन द वर्क फील्ड, वर्क फील्ड में क्या क्या नया चेंजेस आया उसके बारे में सिखाती है। भाई आप कॉमर्स पढ़ के गए, आपने भाई खाते सीख लिए, जर्नल एंट्री सीख ली, लेजर बनाने सीख लिए, लेकिन जब आप रियल लाइफ में गए पता चला सब कुछ तो कंप्यूटर से हो रहा है, कंप्यूटर में एंट्री करनी नहीं आती, हो गई गड़बड़। इसलिए किस में भेजा जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी। डैश इज नॉट द स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेन डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा सस्टेन डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं है? बायोगैस तो है भाई, सोलर पावर भी है, थर्मल पावर, भाई थर्मल पावर जब हमें कोयला ही जलाना है तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा? कोयला जलाने से तो पेट्रोल वगैरह जलाने से तो कार्बन का एमिशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो थर्मल पावर क्या नहीं है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। जो चाइना का ऑब्जेक्टिव था वन चाइल्ड पॉलिसी लाने का 1979 से 2016 तक, 2016 के बाद बंद हो गई थी, वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी पढ़िए जरा। ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एड्रेस द ओवर पॉपुलेशन कंसर्न। ऑब्वियसली उसी लिए तो वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आएंगे।
एक फार्मर है चंदू जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस करता है और क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करता है और नेचुरल प्रेडेटर इस्तेमाल करता है पेस्ट को, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। क्या उसका कुछ फ़ायदा है इस अप्रोच को करने का एज़ कम्पेयर टू पुराने तौर तरीकों के पेस्टिसाइड से? हाँ जी भाई। इससे होगा क्या, इट रिड्यूस हार्म्स टू बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पॉलिनेटर्स। अगर ये पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेगा तो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से, कीटनाशक का इस्तेमाल करने से वो इंसेक्ट भी मर जाएंगे जो कि पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं और बेनिफिशियल रहते हैं क्रॉप्स के लिए। तो देखिए फर्स्ट तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी। लेकिन मैं आपको ना इसके सारे के सारे बाकी के फीचर समझाता हूँ कि बाकी के गलत क्यों हैं। फास्टर तो देखिए नहीं हो सकता, भले पेस्टिसाइड खराब है लेकिन फास्टर है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इस्तेमाल नहीं कर रहा पेस्टिसाइड का तो फास्टर तो है नहीं। लो लेबर कॉस्ट फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, खर्चा तो इसका ज़्यादा आएगा। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ, और सामने देखिए हमें ना बेनिफिट पूछा है तो सेकंड नंबर वाला बेनिफिट भी नहीं था। इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर एंड रिड्यूसेस, ये भी बेनिफिट नहीं है। तो देखिए बेनिफिट भी हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है, ऑप्शन डी। द मल्टीफेसेटेड प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू, ये क्वेश्चन को समझिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक के अंदर में बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब चीज़ें आती हैं। मल्टीफेसेटेड प्रोसेस बताना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी जो बदलाव आया भारत के अंदर में वो क्या था। सडन डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, नहीं भाई ये तो हुआ ही नहीं है भारत में। चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट, नहीं भाई ये भी नहीं हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई असर नहीं आया। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट साइमल्टेनियसली, नहीं भाई ऐसा भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी ही बचता है हमारे पास। ऑप्शन डी क्या है, शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट ओवर टाइम। क्या देखा गया, हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट पे आए और हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट पे आए ओवर टाइम। इंडिया के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं, इसी को ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं भारत का, याद रखिएगा। भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने से क्या चैलेंज झेलना पड़ता है? ज़्यादा डेंसिटी मतलब पास पास लोग रह रहे हैं, क्या इससे हाई होम ओनरशिप होता है? नहीं भाई। डिफिकल्टी इन एसेसिंग एसेंशियल सर्विसेज लाइज लिविंग, नहीं भाई। लिमिटेड ओपन स्पेसेस रिक्रिएशनल, नहीं जी भाई ये भी नहीं है। अफेक्ट तो पड़ता है लेकिन दिक्कत आती है इनएडिक्वेट हाउसिंग। पहली बात तो घर कम मिलते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होने से घर कम मिलते हैं क्योंकि ओवर क्राउड हो चुका होता है और बहुत जगहों पर स्लम सेटलमेंट बोले तो बस्तियां बनने लगती हैं, पास पास गंदगी वहीं है, नाले वहीं खुले हुए हैं, जानवर वहीं रह रहे हैं, तो पास पास रहने से ये दिक्कतें रहती हैं ज़्यादा डेंसिटी होने से किसी जगह पर। आइडेंटिफाई द रिजल्ट, हमें रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना है। किस चीज़ का रिजल्ट? लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जो हम लार्ज नंबर में एक्सपोर्ट करते थे उसका क्या रिजल्ट रहा? पहला, डोमेस्टिक मार्केट फ्लड हो गई रॉ मटेरियल से, नहीं भाई ऐसा तो नहीं हुआ बल्कि बाहर निकल गया था। गोल्ड सिल्वर इंक्रीज हो गया रिजर्व, नहीं भाई हमारा बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा था। असेंशियल गुड की कमी पड़ गई, हाँ जी भाई ये हुआ। जैसे ही हमने देश में लार्ज नंबर में एक्सपोर्ट करना शुरू करा अपने सरप्लस को तो हमारे देश में एसेंशियल गुड्स की कमी होने लगी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर में जो कैंपेन चलाया गया था चाइना में 1958 में, याद रखिएगा ईयर, पीपल वर इनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज, उन्होंने अपने घर के पीछे इंडस्ट्री सेटअप करी। आइडेंटिफाई द प्राइमरी गुड्स दीज बैक, और तो किस प्रकार का गुड्स यहाँ प्रोड्यूस हुआ? तो याद रखिएगा फूड आइटम पहले प्रोड्यूस हुआ था, तो पेरिशेबल फूड आइटम्स। 1994 में मौलिक वर्कड इन एन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज सून बी डिसइन्वेस्टेड एंड प्राइवेटाइज बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने अपने ओनरशिप हटाकर उसको प्राइवेट क्या तो कर दिया। मौलिक प्लान फॉर ए जॉब शिफ्ट, जिससे मौलिक को उसने सोचा कि मैं जॉब से शिफ्ट करता हूँ एंड एक्सप्लोर अदर सेक्टर और बाकी सेक्टर की तरफ जाता हूँ, जिससे उसको ग्रेटर ग्रोथ मिलेगी भविष्य में। तो इन द लाइट ऑफ नेशंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, देश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कौन सा प्रोफेशन उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा भविष्य में? माइनिंग नहीं भाई, टूरिज्म नहीं भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं भाई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भविष्य में बढ़ जाएगा भाई। एआई देखिए कितना पॉपुलर हो रहा है, तो इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी आने वाले टाइम में, जिसको उसको फ्यूचर ग्रोथ मिल जाएगी। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या देखना है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले हमसे क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन कीजिए टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर में। तो टू सेक्टर कौन से होते हैं भाई? हाउस होल्ड्स एंड फर्म। अगर मैं इसका डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊं तो ध्यान से सुनिए। यहाँ मैं बना लेता हूँ हाउस होल्ड्स, यहाँ मैं बना लेता हूँ फर्म। तो ध्यान से समझिए, हाउस होल्ड फर्म को सामान बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फर्म बदले में हाउस होल्ड को इन फैक्टर प्रोडक्शन के बदले में फैक्टर पेमेंट करता है, जो कि इनके लिए फैक्टर इनकम है। ज़मीन के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज,
कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रीन्योर को प्रॉफिट। तो ये 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जो कि फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाएंगे, और हाउस होल्ड वाले फर्म को देंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नहीं पैसा। जब तक ये पैसा, इसको मैं 3 और 4 नाम देता हूँ, ये जो पैसा है जब तक फर्म के पास नहीं आएगा तब तक फैक्टर पेमेंट नहीं कर पाएगी फर्म, और जब तक फैक्टर प्रोडक्शन हाउस होल्ड नहीं देगा फर्म को तब तक गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनेंगे। तो जो 1 है और 3 है इसमें पैसा ट्रांजैक्ट नहीं हुआ, इसे कहते हैं रियल फ्लो। और जो 2 एंड 4 है उसमें पैसा ट्रांजैक्ट हुआ है, उसे कहते हैं मनी फ्लो। ये याद रखिएगा। ये ऊपर की चीज़ें मिलती हैं फैक्टर मार्केट में और नीचे की चीज़ें मिलती हैं कंज्यूमर मार्केट में। तो इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर प्रोडक्शन एंड फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। मनी का फ्लो कैसे होता है? फर्म पेज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड यूजेज द इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें रियल फ्लो है और मनी फ्लो है। ये क्लोज सिस्टम है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व नहीं है। जीडीपी के लिमिटेशंस बताइए एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर के लिए। तो सबसे पहले तो ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देता है, जिसमें कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी आते हैं, हाउस होल्ड वर्क आता है, वॉलंटियर सर्विस आती है, उसको इग्नोर करता है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इग्नोर करता है। इट डजंट मेजर द हैप्पीनेस, लीजर, एनवायरमेंटल क्वालिटी। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। भाई उसने कह दिया कि भाई 100 जीडीपी है, अब उसमें रिच का कंट्रीब्यूशन और पुअर का कंट्रीब्यूशन कितना ये नहीं पता, नेशनल इनकम किसके हिसाब से बाइफरकेटेड है ये नहीं पता, और एक्सटर्निटीज़ को नहीं देता। एक्सटर्निटीज़ क्या होती है भाई? नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। इसका मतलब ये है कि भाई पैसे मतलब आप जीडीपी बढ़ा रहे हैं इंडस्ट्री से, लेकिन पॉल्यूशन भी तो बढ़ रहा है, तो उसको इग्नोर कर देता है भाई, जबकि पॉल्यूशन तो वेलफेयर कम करेगा हमारा। तो इट डज नॉट अकाउंट फॉर नेगेटिव एक्सटर्निटीज लाइक पॉल्यूशन वगैरह। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? डबल काउंटिंग का इशू है काउंटिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मल्टीपल टाइम्स इन्फ्लेट्स जीडीपी। जीडीपी की वैल्यू एक्स्ट्रा ले लेना इंटरमीडिएट गुड्स को कई बार काउंट कर कर, उसे डबल काउंटिंग कहते हैं। जैसे आटा, जैसे गेहूं से आटा बना, आटे से ब्रेड बनी, हमने क्या करा, वीट को और फ्लोर को और ब्रेड को सेपरेटली काउंट कर लिया, तो जिससे क्या होगा, जीडीपी ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। इसके लिए क्या करा जाए? फाइनल गुड अप्रोच को चुना जाए, हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट की जाए। और वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि सम ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच एडिशन स्टेज, यानी कि हम सिर्फ वैल्यू एडेड को ही प्लस करें, यानी जितना भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है सिर्फ उन्हीं को ही ऐड करें जीडीपी निकालने के लिए, तो उससे हम डबल काउंटिंग की दिक्कत से बच पाएंगे। आइटम्स इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड नेशनल इनकम एस्टिमेटेड, वेजेस एंड सैलरीज को इंक्लूड करते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस को इंक्लूड करते हैं, रेंट एंड इंटरेस्ट होम इनकम को इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेते, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, एक तरफा ट्रांजेक्शन नहीं लिए जाते। इलीगल इनकम नहीं लेते, लॉटरी वगैरह नहीं लेते, शेयर वगैरह खरीदने का पैसा नहीं लेते, और कैपिटल गेन्स को इंक्लूड नहीं करते। प्रिकॉशंस क्या हैं नेशनल इनकम निकालते वक्त? तो प्रोडक्शन मेथड के प्रिकॉशंस हैं, डबल काउंटिंग को अवॉइड कर, एक्सक्लूड नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, और नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को इंक्लूड ना करो। इनकम मेथड में याद रखना है, ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं लेने हैं, और इंक्लूड ओनली अर्नड इनकम, कमाई हुई इनकम को ही लेना है, लॉटरी वगैरह को नहीं लेना है, और इम्प्यूटेड रेंट को काउंट करना है, विनफॉल गेंस नहीं लेने हैं, ये बात का याद रखना है। सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के टाइम पे जो इनकम होती है वो नहीं लेनी है। एक्सपेंडिचर मेथड का प्रिकॉशंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं लेने हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह जो मैंने ऊपर बताए, और काउंटिंग सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेनी है। मनी सप्लाई क्या है, और M1 के बारे में समझाइए। मनी सप्लाई है टोटल करेंसी जितनी मार्केट में, इकोनॉमी में अवेलेबल है। M1 के अंदर में हमारे पास नोट्स एंड कॉइन्स आ जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट जो कि बैंक डिपॉजिट प्लस, बैंक डिपॉजिट को समझा दूं पहले मैं एक बार, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट मिलकर आती है। मैंने मनी एंड बैंक का सेपरेट वीडियो बनाया, उसमें मैंने डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है। और अदर डिपॉजिट्स आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शन समझाइए। तो पहला है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक में लिखना क्या है, गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक होती है वो बाकी बैंक की बैंक कैसे है, क्योंकि वो सुपरवाइज करती है, कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है, और लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, जिसको कोई लोन नहीं देगा उसको लोन देगी, और क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन यानी दो बैंक्स के बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी। गवर्नमेंट की बैंक कैसे है, क्योंकि ये पब्लिक डेट्स मैनेज करती है और करेंसी को इशू करती है, फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करती है। सुपरवाइजरी बैंक कैसे है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करती है और फाइनेंशियल फ्रॉड एंड फेलियर्स को रोकती है। बैंक ऑफ इशू कैसे है, क्योंकि अकेली अथॉरिटी है जो कि करेंसी छाप सकती है और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है, मनी सप्लाई कंट्रोल करके। हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल इन्फ्लेशन,
डिफ्लेशन यूजिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। तो सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यानी कि मनी सप्लाई मार्केट में कम करनी है, तो जिसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाए जिससे मार्केट में कम पैसा पहुंचे, CRR SLR बढ़ा दी जाए, या सरकार अपने बॉन्ड्स को बेच दे जिससे पैसा ऑब्जर्व हो जाएगा मार्केट से। ऑब्जर्व होने से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इसका उल्टा, इंटरेस्ट रेट लोअर कर दे जिससे लोग बोरोइंग्स करें, पैसे की सप्लाई बढ़े, CRR SLR रिड्यूस हो जाए जिससे लैंडिंग इंक्रीज हो, और सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद ले। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। आप सभी लोग अपनी किताब से न्यूमेरिकल एग्जांपल याद करके जाइएगा कल के पेपर के लिए। मनी क्रिएशन कैसे करते हैं उसका प्रॉपर जो फॉर्मूला है वो है 1/CRR, या जिसको हम LRR भी कह सकते हैं, जो कि मनी मल्टीप्लायर है। और मनी मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई जैसे ही हम इनिशियल डिपॉजिट से करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है टोटल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, इनिशियल डिपॉजिट केस में 1000 ले रखी है, CRR 10% है, तो मनी मल्टीप्लायर हमारे पास निकल के आ जाएगा। और टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, 1000 × 10 यानी कि 10,000 करोड़। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, यानी प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। रिलेशनशिप बताना है हमें MPC, MPS और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, तो ध्यान से देखिएगा। K बराबर 1/MPC और MPS बराबर 1/1 - MPC, तो हमारे पास रिलेशन होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई MPS प्लस MPC प्लस करके 1 आता है, तो जब भी MPC की वैल्यू अगर 1 है और MPS की वैल्यू 0 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि कोई सेविंग नहीं है। और अगर MPC की वैल्यू 0 है और MPS की वैल्यू मैक्सिमम है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, कोई स्पेंडिंग नहीं है। हमें डेरिवेशन देना है सेविंग कर्व का कंजम्पशन कर्व की मदद से। तो देखिए, कंजम्पशन कर्व को हम ऊपर बनाएंगे। कंजम्पशन कर्व में हमारे पास एक तो इनकम दे रखी है और हमारे पास कंजम्पशन दे रखा होगा C करके। अब हमें पता है जितना ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही सेविंग माइनस से शुरू होता है, यानी कि डिस सेविंग से शुरू होता है। तो हमें स्टार्टिंग तो मिल गई सेविंग ग्राफ की। अब जिस पॉइंट पे इनकम बराबर C के होता है तो उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, उस पर सेविंग 0 होगा। तो जैसे ये लाइन यहाँ से निकलेगी, सेविंग कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमने कंजम्पशन के ग्राफ से सेविंग का ग्राफ बना लिया। आप इसकी थ्योरी यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमें वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। आप लोग इसको ज़रूर किताब में प्रैक्टिस करके जाइएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर का आपको एग्जाम्पल सहित थ्योरी भी याद होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कैसे अटेन कर सकते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, तो जैसे ही सेविंग्स बराबर इनकम इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा उसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन होती है जिसमें सेविंग ज़्यादा होता है। सेविंग ज़्यादा का मतलब है लोग खर्च कम कर रहे हैं, और अगर खर्च कम कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और अगर खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम है, और पहले केस में इसमें सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इनकम राइज हो जाएगी। डिफाइन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, हाउ टू करेक्ट यूजिंग द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी तरीके से नोट्स हैं आपके लिए। इन्फ्लेशनरी गैप में जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है तब बनता है, जिससे मार्केट में प्राइसेस राइज हो जाते हैं। डिफ्लेशनरी गैप तब होता है जब डेफिशिएंट डिमांड होती है, यानी एक्सेस सप्लाई कंडीशन होती है, जिससे मार्केट में प्राइसेस फॉल हो जाते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने का तरीका है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दीजिए, CRR इंक्रीज कर दीजिए, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई ना पहुंचे। और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए लोअर द इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूस CRR। फिस्कल पॉलिसी क्या देखिए, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी थी। फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट से रिलेटेड, सरकार अपने स्पेंडिंग्स कम कर दे और टैक्स बढ़ा दे, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। या फिर डिफ्लेशन कंट्रोल करने के सरकार स्पेंडिंग बढ़ा दे और टैक्सेस कम कर दे, इससे इनकम बढ़ने से डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट बजट के फटाफट से ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, जितने ये आगे के वर्ड लिखे हुए हैं इससे आप पूरी थ्योरी बना सकते हैं। मेरी बात मान लीजिए, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनको लिखने के ही नंबर मिलेंगे। हमें लगता है कि हम बड़ा चढ़ा के लिख देंगे, लेकिन जब पेपर में कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे कोई शब्द याद नहीं आता है। तो ये जो याद करके आप जाएंगे तो इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्राइस स्टेबिलिटी, जिससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, इट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। इफ डिमांड इंक्रीजेस करेंसी एप्रिशिएट, इफ सप्लाई इंक्रीजेस करेंसी डेप्रिशिएट्स। इस बात को भी लिखने के आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी समझाइए, उसका इम्पैक्ट समझाइए। तो जब भी डेप्रिशिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का, इसका मतलब हमारी करेंसी सस्ती हो गई। अब विदेशी लोग हमारे यहाँ से सामान मंगाया करेंगे नहीं, हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट घट जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए विदेशी करेंसी महंगी हो गई, हम विदेश से सामान मंगाना बंद कर देंगे।
लिखें कैसे? देखिए कितने आसानी से आपके सामने आंसर्स प्रेजेंट हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाना। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे जिससे डिमांड बढ़ जाएगी, इम्पोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे जिससे डिमांड फॉल हो जाएगी इम्पोर्ट्स की। डिफाइन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और उसका इम्पैक्ट बताइए। इसका एग्जैक्ट उल्टा कर देना, आप इसको रीड कर लीजिए। नेक्स्ट, मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग रेट पार्शली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसमें एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन करती है, पूरा कंट्रोल नहीं करती। फिक्स्ड के अंदर में मार्केट स्टेबल रहता है, सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है एक्सचेंज रेट। और फ्लेक्सिबल के अंदर में मार्केट फ्रीडम होता है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड होता है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है? करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। कैपिटल के अंदर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बोरोविंग्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जिसमें पूर्ण रूप से इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हमें डिफ्रेंशिएशन करना है रियल जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूले के साथ में। तो रियल जीडीपी में मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, यानी इसमें कांस्टेंट प्राइस रहता है। नॉमिनल जीडीपी के अंदर में मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द करंट मार्केट प्राइसेस, इसमें करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से लिया जाता है। रियल जीडीपी से आप इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन नॉमिनल जीडीपी से नहीं ले सकते। रियल जीडीपी का एक और रिलेशन दे रखा है, हमें पता है भाई प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो उसके हिसाब से दोनों फॉर्मूले ड्राइव करके दिए हुए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस पूछा है। तो फाइनल गुड्स वो हैं जो कि फाइनली कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा, जिसको आगे प्रोडक्शन में नहीं लिया जाएगा। जैसे कार्स हमने अपने इस्तेमाल में ली, लैपटॉप्स अपने इस्तेमाल में लिया, ब्रेड अपने इस्तेमाल में ली। इंटरमीडिएट गुड्स होता है जिसमें फर्दर चेंजेस किए जाएंगे और बाद में सेल आउट किया जाएगा, यानी इसमें वैल्यू एडिशन किया जाएगा। टायर फॉर कार्स हो गया, वीट फॉर ब्रेड हो गया। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो जानबूझ के अपने मर्जी से बेरोजगार हैं, वॉलंटरी। व्हेन अ पर्सन चूजेज नॉट टू वर्क, उसे हम लीजर मतलब प्रेफरिंग लीजर ओवर वर्क, आराम चाह रहा है उस एज पर काम नहीं करेगा वेज रेट पे, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी तब बोलेंगे जब व्यक्ति के पास काम है ही नहीं, चाहता है काम करना, कैपेसिटी भी है काम करने की, लेकिन काम अवेलेबल नहीं है। ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं? ऑटोनोमस आइटम्स वो होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम लेकर आते हैं, जिसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। अकोमोडेट, इसको ओवर द लाइन आइटम भी कहते हैं, अबव द लाइन। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो कि किए जाते हैं बैलेंस लाने के लिए बीओपी में, डेफिसिट को कवर करने के लिए, जैसे कि बोरोविंग्स फ्रॉम आईएमएफ यूजिंग फॉरेक्स रिजर्व। ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। यानी ऑटोनोमस को अबव द लाइन, अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन। ऑटोनोमस में करंट भी आता है, कैपिटल भी आता है, अकोमोडेटिंग में सिर्फ करंट ट्रांजैक्शन ही आएंगे। डीवैल्यूशन डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? डीवैल्यूशन अब सरकार अपने अलग अलग पॉलिसीज़ की मदद से वैल्यूज़ को क्या करे, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू को कम करे, तो उसे डीवैल्यूशन कहते हैं। यानी जब सरकार वैल्यू गिराएगी तो डीवैल्यूशन, जब मार्केट फोर्सेस के कारण से वैल्यू गिरेगी तो डेप्रिसिएशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे खर्चा है, जैसे सरकार का किसी भी प्रकार का ना तो कोई असेट बढ़ रहा है ना कोई लायबिलिटी कम हो रहा है, जैसे सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो सरकार की कोई असेट बनेगी या सरकार की कोई पुरानी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, जिससे असेट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट तब होगा जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट्स से। और कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है ऐसी जगह से पैसा आना जो कि सरकार की या तो कोई असेट्स में गिरावट कर दे या लायबिलिटी को बढ़ा दे, जैसे असेट बेच देना, डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, लोन्स लेना। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में पूरा का पूरा देखा जाता है एक ब्रॉड टर्म है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल फ्लो एंड ट्रांसफर इनकम्स भी आते हैं। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन का मतलब है ग्रेजुअल रिडक्शन इन असेट, असेट में ग्रेजुअली गिरावट आना, एक साथ नहीं, ड्यू टू वियर एंड टियर, उसके इस्तेमाल के कारण से। मशीनरी की वैल्यू गिरती है ओवर टाइम। कैपिटल लॉस क्या होता है? सडन लॉस आ जाना। भाई आपने क्या करा, एकदम से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो वो कैपिटल लॉस है, वो कोई एक एक दिन में नहीं हुआ था कि ग्रेजुअली गिर रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है, वो प्रॉपर लॉस था आपका। करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा? जब हमारा मार्केट में भाई करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड से। किसकी बात हो रही है? बीओपी की। और करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा? जब डेबिट साइड ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से, यानी कि जब इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से तो डेफिसिट होगा। डायरेक्ट टैक्स वो है जिस पे लागू हो उसे ही पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लागू है दूसरे पे शिफ्ट किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का है जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी।
स्टॉक कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जिसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नापा जाता है, जैसे वेल्थ स्पेसिफिक पॉइंट पे नापी जाएगी, है ना। टोटल पॉपुलेशन स्पेसिफिक पॉइंट पे नापी जाएगी, टोटल मनी सप्लाई स्पेसिफिक पॉइंट पे नापी जाएगी। ये स्टॉक कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट एक टाइम से दूसरे टाइम तक नापा जाएगा। जैसे इनकम, भाई आपसे पूछा एक्सपेंडिचर बताओ, तो अभी तो बताओगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आज तक कितना खर्चा कर चुका हूँ, अरे एक महीने का खर्चा बताओगे, एक दिन का खर्चा बताओगे, यानी एक टाइम से एक टाइम तक का बताया जाएगा। जैसे नेशन इनकम हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गया, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो फ्लो कंसेप्ट है। आई होप आप सभी को ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कल के लिए पेपर के लिए कैसे तैयार करना है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आपका दिन शुभ हो।